सफर बताया कि दुनिया में बहुत ऊपर जाया जा सकता है, एक आम आदमी प्लेन का सफर कर सकता है, एक आम आदमी ऊंचाई छू सकता है। ये गांव में मैं जन्म लिया, गांव में ही मेरी पढ़ाई हुई, गांव में ही हमारी शादी हुई, गांव में ही हमारे बच्चे पैदा लिए, और गांव से ही मैं जिंदगी का सफर अच्छा और बुरा का बड़ा बनने का सपना था। लेकिन गांव के लोगों का जो कल्चर होता है वो जिसको देखते हैं उतना ही वो सोच पाते हैं। मैं जब मैट्रिक का सेंटअप कैंडिडेट था तो 94 में पहली बार कोलकाता गया था। जब कोलकाता गया मैं अकेले गया, मेरे 4-5 साथी थे, कहे कि तुम भी भरो तुम भी भरो, हमने भी भर दिया। और जब कॉल लेटर आया तो सारे ने कहा कि मेरे पिताजी तो मना कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने मना किया। मैंने कहा कि पापा एक तो पहला बार कॉल लेटर आया है, उस समय नौकरी का ट्रेंड बहुत बड़ा था, मैं जाऊंगा। तो कहे कैसे जाओगे? हम कहे चले जाएंगे अकेले। मैं अकेले गया सर। मैं मुजफ्फरपुर अकेले कभी नहीं आया था। हेलो, गांव से मुजफ्फरपुर में अकेले नहीं आया था, लेकिन मैं कोलकाता अकेले गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या सफर रही होगी। 94 में मैं मैट्रिक का सेंटअप कैंडिडेट था और मैं कोलकाता गया। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में मेरा रेलवे का ये था, मैं दिया। ट्रेन में मैं एक आदमी से दोस्ती किया, अंकल थे, उनसे मैं एड्रेस लिया, बस नंबर मुझे पता चल गया। कुछ गांव के लोग वहां रहते थे। एग्जाम देने के बाद मैं वहां गया, 4 दिन में घूमा। तो घूमने के बाद सर ये पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है। हम गांव के लोग, हम जो आसपास के लोग के साथ रहते हैं ना, हम सोचते हैं वही धनी आदमी है, वही ज्ञानी आदमी है। क्योंकि दुनिया में ज्ञान, पैसा, प्रॉपर्टी इतना बड़ा है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं। हम जिसको जानते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं ना, वो भी किसी काम का नहीं है। हम जिसके सर्किल में उदाहरण अपने बच्चे को देते हैं या हम उससे सिर्फ रिलेट होते हैं, वो भी एक छोटा सा पार्ट है। दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक आम आदमी ने उस बड़ी सफलता को पाया है। हर एक आम आदमी। जब आरसीएम एक साल डिस्टर्ब था, मैंने 70 किताब को पढ़ा था सर। 70 किताब को मैं पढ़ा था। एक दोस्त मिला था, उस समय पैसे की दिक्कत थी, 35 किताब मैं खरीदा था, 35 वो खरीदा था। एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके मैं किताब को पढ़ता था। मैं एक खरीदता, एक वो खरीदता था। हम जो खरीदते थे, पढ़ लेते थे तो उसको देते थे, वो पढ़ लेता था तो मेरे को देता था। इस तरह से एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके मैं 70 किताब उस समय पढ़ा था। और उसमें मैं 100 दुनिया के टॉप लोगों को जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि दुनिया में जितने भी टॉप पे गए हैं वो सब आम फैमिली से लोग हैं। आज के डेट में कोई राजा महाराजा का फैमिली टॉप पे दिखता ही नहीं। हाँ, अपने देश को वो अभी भी राजघराना के कंडीशन से बना के संविधान को रखा तभी है, लोकतंत्र में नहीं है। आज हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, दूसरा राष्ट्रपति बनने वाले, वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो सारे लोग आम फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो इस धरती जो हम आपकी उत्पत्ति हुई है ना, ये दुनिया का सबसे महान युग, इसको मान लीजिए आप। हर समय जाति, धर्म, कैटेगरी, एजुकेशन, राज, ये पे आधारित था सफलता। आज कहीं सफलता फिक्स नहीं किया हुआ। एजुकेशन भी फिक्स नहीं है। सफलता के लिए एजुकेट होना, बड़ी डिग्रियां होना भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। मैंने उन सारे चीजों को देखा। 100 लोगों को जब मैं सुना और समझा तो उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। वो सारे लोग आम फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। हाँ, उनके पास एजुकेटेड लोग थे, उनके सेक्टर के महारथी को वो मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन हम अपने मैनेजमेंट को समझे तो ये सफर बहुत बड़ा है। जिंदगी हमारी शुरू हुई, हम वहां तक आए। मेरे को किसी ने बताया कि आप ये कर सकते हो। हम 3 भाई मिलकर अपने बिजनेस को अच्छा किए और आगे बढ़े। जब कुछ अप डाउन आते हैं तो आदमी विचलित होता है, और अप डाउन हमारे जिंदगी में 3 बार आ चुका है। मैं 0 से शुरू कर चुका हूं 3 बार। 3 बार अपने जिंदगी को मैं 0 से सब शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक पैसे नहीं थे, ना आगे थे ना पीछे थे, ना पीछे मेरे कोई बैकअप था ना आगे था। और मैं अपने जिंदगी को शुरू कर चुका हूँ। जिस समय मैं शुरू किया था, गांव से शहर आया था, एक बड़ा सपना लेके आया था। 1 अप्रैल 2004 को मैं गांव छोड़ा था। लास्ट गांव में जो हमारा काम था, मेडिसिन का दुकान था। मैं मेडिसिन दुकान वेल मेंटेन चलाता था। उसके पहले पोल्ट्री फार्म था, किराना दुकान था, आटा चक्की का काम था, और बहुत सारे, मैं 25 सेक्टर में बताया कि छोटे बड़े कामों को मैं किया और चलते हुए दुकान को। उस समय आरसीएम नहीं था मेरे पास।
मैं चलते हुए मेडिसिन दुकान को, डॉक्टर साहब कहते थे, मैं दुकान पे बैठा आदमी, गांव में आज भी कोई मेडिसिन दुकान चलाता है डॉक्टर कहा जाता है। जैसे ना उसको कुछ आता है नहीं आता है, मुझे ड्रेसिंग तक आता था, मैं आईवी करता था, नस में पानी चढ़ाता था। आज भी मिश्रा सर से जब बात होती है तो हेल्थ का मैं उनको सलाह देता हूँ, सर ये कर लीजिए, और उनको नहीं समझ में आता तो फोन मुझे करते हैं कि अरे ये क्या करना है। जब सर अभी जो घटना हुई थी उसमें जब मैं पहली बार मिला तो मैं वहां पे न्यूट्रिशन बायो सजेस्ट करके आया था, गामा ओरिजिनल मैं सजेस्ट करके आया था, तो उसी समय मनीष जी से नजरगढ़ मंगा के मैं स्पेशल डलवाया और कहे सर को कि आप खाइए, वो सब चलने दीजिए। आज जिस घटना से सर खड़ा हुए हैं, आज हमारे रिलेटिव में एक डेथ के पोजीशन में, और वो नहीं बचेंगे। मैं कह दिया लोगों को, अरे काहे परेशान हो, नहीं बचेगा। हमारे सर खड़ा हो गए, वो आरसीएम के प्रोडक्टों का देन था। तो वो सफर है सर, इस सफर को हमें समझना है कि हम एक मेडिसिन दुकानदार थे और एक डिसीजन हमने लिया कि बड़ा करना था, सीधा जिंदगी में था कि बड़ा करना था। और जब आप कुछ करने का प्रयास करेंगे ना, तो ये ब्रह्मांड आपको वो दिशा देगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। जब आप सोचेंगे, जब आप इस बात को कहने लगेंगे, तो सिग्नल जैसे आप मोबाइल लगाते हैं ना, तो वो जब उस नंबर को डायल करते हैं तो वो लगता है, अगर आप डायल नहीं करेंगे तो उसको नहीं लगेगा। साहिल जी को फोन करना, हम साहिल जी को कॉल ही नहीं, नंबर ही नहीं लगाएंगे तो कभी लगेगा ही नहीं। अरे जिसको हम लगाएंगे उसी को लगेगा। अगर गलत नंबर कभी ये लगाएंगे कभी वो लगाएंगे, साहिल जी के पास कभी कॉल ही नहीं जाएगा। तो ये बात समझिए कि ये ब्रह्मांड उस नेटवर्क की तरह, जिस इजी हम समझते हैं आज इंटरनेट या कॉल या एसएमएस, ये ब्रह्मांड सेम है। हमारा आपका जो आज मिलना जुलना है वो ब्रह्मांड की उसी शक्तियों का देन है, जो हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए। तो ब्रह्मांड में हर चीज खुला हुआ है, परमात्मा ने हमें खुले चीजों का ये किया। आप सोचे, मैं भी सोचता था बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। मैं अच्छे लेवल पे आया, कुछ घटनाएं घटी, वो लेवल मेरा डाउन हो गया। मेरे उस समय 2 बच्चे थे, 2004 तक में, एक बेटी और एक बेटा। 2 साल का मेरा बड़ा बेटा है, जो आज अभी जयपुर में आईआईटी की तैयारी कर रहा है। वो 2 साल का था, वो लोकल कल्चर में रह रहा था, और स्थिति जो थी बड़ा असामान्य रूप से चल रही थी। असामान्य रूप में क्या है कि व्यवस्थाएं बढ़ी थी, बर्ड फ्लू आया था, पोल्ट्री फार्म में 5 लाख का लॉस लगा था, बड़ा मैं विचलित था, बहुत विचलित। मैं मेडिसिन दुकान पे चल रहा, घर चलाने की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन बड़ा करना था, बड़ा तो हो नहीं रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया, और एक डिसीजन सिर्फ ये था कि मैं दोपहर में खाना खाने आया था, और हमारा बेटा साला बोल रहा था, 2 साल का बच्चा। माँ से पूछा कि अरे ये गाली क्यों दे रहा है, गाली तो घर में कोई देता नहीं। तो बोली कि शाम में ले जाते खेल बाहर, अपना गांव के में दरवाजा बड़ा है, इधर उधर का बच्चा सब आता था, वो गाली गलौज करता है, सीख लेता है। अरे गड़बड़ हो गया, और मैंने एकदम क्विक डिसीजन लिया कि यहाँ नहीं रहना। और मैं दुकान पे गया, एक साथी डेली शाम में मुजफ्फरपुर से काम करके आता था, और वो वहां आया, ट्रांसपोर्ट में काम करता था। मैंने उसको कहा, राजू तू काम देख, मुझे मुजफ्फरपुर शिफ्ट होना है, मुझे काम करना है। उसको कहा, मालिक मालिक कहता था, मेरा वहां पे अपना इतना ज्यादा था, सब लोग उधार ले जाते थे, गांव में एक अपना स्टेटस था, उस चीजों से वो कहता था। तो वो हंसी मजाक समझ गया। वो कहा आप क्या करेंगे, उस जानता था पोल्ट्री फार्म में स्टाफ है, इनके किराना दुकान में स्टाफ था, ये काम थोड़ी करेंगे। तो उसको उसको मजाक लगा। फिर वक्त 1 वीक के बाद मैं उसको कहा, रहे क्या हुआ तुमको बोले, तो कहा कि आप सच्ची बोले थे क्या। हम कहे तो मैं झूठ बोलता हूँ क्या। मैंने उसको समझाया, उसने काम सेट किया, और मेरे लायक काम सेट किया। कहा कि आपके लिए सर नहीं है वो। मैं कहा कि मुझे शहर की जानकारी नहीं है, मेरे रिश्तेदार आज सारे रहते हैं, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं किसी से कुछ कहने नहीं जाऊंगा, मुझे खुद को खड़ा होना है। और 1000 की सर नौकरी में करने चला आया। उसने ट्रांसपोर्ट 1 अप्रैल 2004 को, 1 अप्रैल 2004 को मैं पहले आके इंटरव्यू दिया, उनसे बात हो गई, वो कहे कि आप 1 तारीख से ज्वाइन करिए। पोलोथीन में 2 कपड़े थे, और सपने सर बहुत बड़े थे। मैंने मेडिसिन दुकान को सिर्फ बंद किया, खत्म नहीं किया था।
इसीलिए नहीं खत्म किया था कि हो सकता है कि वहां सेटल मैं न करूं तो परिवार को पैसा कहां से दूंगा, और अनाज का तो कोई दिक्कत नहीं था, खेत से हो जाता था, लेकिन बाकी चीज कैसे चलेगा। मैं 40-50 हजार का उस समय मेडिसिन दुकान में प्रोडक्ट थे, और मैं एक डिसीजन से 1000 रुपए की नौकरी करने शहर आ गया। डॉक्टर साहब की जिंदगी और यहाँ ड्राइवर खलासी का सर पानी पिलाना और झाड़ू मारना। वहां कोई स्टाफ भी नहीं था उस ऑफिस में, जिस जहां पे मैं काम करने आया। कितना जिल्लत भरी जिंदगी को मैंने जिया वहां। 6 महीना एक टाइम खाने का मौका रहा सर। 6 महीना एक टाइम मैं खाना खाया, क्योंकि मुझे मिलता था 1000 रुपया, वहां 20 रुपया मुंशियाना थे। 500 रुपया 700 रुपया वो ट्रांसपोर्ट ज्यादा चलता भी नहीं था, आउट सीजन में मैं आया था वहां पे। लेकिन 3 महीना में मेरा सैलरी 1500 रुपया हुआ था। छठे महीना वहां पे मेरा मुंशियाना 20 रुपया से 50 रुपया हुआ, और मैं जो मेडिसिन दुकान पे 7-8-10 हजार रुपया में कमाता था, वो मेरा छठे महीना में स्थिति बन गई, और छठे महीना उस ट्रांसपोर्ट का टोटल मेरे पास काम आ गए। समझ सकते हैं कि आप सतीश जी पंडित का उस कैसेट को सुनिएगा, हाई स्पीड में उन्होंने कहा है कि अगर आप काम करने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने कहा करके भी नहीं मिलेगा, करके भी मिलेगा, बिना किए भी मिलेगा। अब आप किस कैटेगरी में हैं आप समझ लीजिए, आप किस कैटेगरी में हैं आप समझ लीजिए। तो मैं काम के लिए तैयार था, मैं आया यहाँ, उतना स्ट्रगल किया, फिर मैं उस जगह पे आया, सफर चलता गया। उसी में आरसीएम जबरदस्ती मिला मुझे, क्योंकि मैं 2002 में बड़ी घटना हुई थी, जब मैं डिसऑफ कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया था। नेटवर्क बिजनेस को मैं लाइक नहीं करता था, समझ तो गया था, लेकिन बड़ा घटना हुआ था, और वही मुझे और चरमराया था। एक तो बर्ड फ्लू था, एक्सीडेंट था, ये सारे चीज थे। तो इस सफर को मैं, नेटवर्क बिजनेस को अब नहीं समझना चाहता था। तो जबरदस्ती मामा जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जिंदगी को बदलने के लिए बाई प्रेशर माता जी एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ किट खरीदने के लिए। कपड़ा का कमी था मेरे पास, क्योंकि पैसे कम आ रहे थे, पैसे कम आ रहे थे, तो कपड़ा खरीदने के लिए हम सिर्फ ज्वाइनिंग हुआ। मामा जी आए, कई एक बार आके कह के चले गए थे, मैं नहीं सुना। एक दिन हम थे, उसी समय आ गए, और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। मैं उनको कहा कि आप क्या फालतू का काम में पड़ गए, आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, पोस्ट ऑफिस में अभी हेड क्लर्क है, और भी रिटायर करने वाले हैं, और आज भी उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं। उनके सामने में आज भी हम लोग बोलते नहीं, अगर वो कुछ बोल दे तो। लेकिन उस समय पता नहीं मैं कैसे बोल दिया कि कहाँ फालतू काम में पड़ गए, मुंह लगा लिया उनसे, और लगा के गुस्सा होकर मैं काम पे चला गया। आए तो सामने माँ कही कि अरे मामा को 1500 रुपया देना है। तुम क्या, क्यों? तो कपड़ा खरीदना है। तुम क्या कि आपको मना किए थे ना, आपके सामने उन्होंने उनको बोले हैं। तो नहीं, हम तो बोल दिए हैं लेना है। हम कहे तो ठीक है, आप बोल दिए हैं तब तो हमको लेना ही पड़ेगा, आप बोल दिए है तो लेना ही पड़ेगा। आज भी माँ का बात मैं नहीं काटता हूँ, मैं कहीं जाऊं तो उनका परमिशन उनको बोल के ही जाना होता है। तो 1000 रुपया मैंने दिया था उनको, मामा जी को जरूरी था, क्लोजिंग के दिन सब लोग बेचैन रहते हैं। 30 अप्रैल 2007 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि चलो कपड़ा पसंद कर लेना। उन्होंने क्या कह के ले गया, गौर से समझिएगा कैसे डीलिंग होते है, और कैसे उन्होंने राइट वर्किंग किया। उन्होंने कहा कपड़ा पसंद कर लेना चलो, और मैं गया, और 2 ज्वाइनिंग हुई थी। एक ज्वाइनिंग उनके ए लेग में हुआ था, एक ज्वाइनिंग बी लेग में हुआ था। आज बी लेग वाला और मामा जी भी एक्टिव नहीं है बिजनेस में सर, ध्यान रखिएगा। एक ए लेग में हुआ था मेरे साथ में, और एक बी लेग में हुआ था, और आज वो दूसरा लेग वाला आदमी नहीं है। ना ही मामा जी बिजनेस में एक्टिव है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं। कुछ दूर वो चले, और वो इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि उनको गैस सिलेंडर का पैसा चाहिए था यहाँ से। हेलो, मैं तौहीनी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि जो अप्लाई लाएगा उसका उद्देश्य कितना बड़ा है, इसको समझना है। हो सकता है कि जो आपको ज्वाइन कराया हो कुछ दूर चल के, या नहीं भी चल के छोड़ के जा सकता है। आपका वाई कितना बड़ा है, आप जिंदगी में जो ठान के चले हैं वो पूरा करने के लिए आपको रास्ता मिला है। आपको डिसीजन करना है कितना बड़ा काम करना है। अगर आप ये डिसीजन दूसरे पे थोप देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कुछ दूर चले, मैं काम तो किया नहीं, 7 महीना मैं काम नहीं किया। 7 महीना नहीं करने के बाद में वो कुछ दूर चले, जब मैं काम शुरू किया तो बिजनेस बढ़ा।
40,000 का स्लैब हुआ उनका अपलाइन का, तो वो छोड़ दिया। मामा जी पहले छोड़े, बाद में वो छोड़ा, उसके बाद फिर दूसरे अपलाइन हमें मिले। 1.15 जब बिजनेस आया तो वो अपलाइन भी छोड़ दिए बिजनेस को। गौर से समझिएगा, जब मेरा 1.15 का बिजनेस होने लगा, जब 1.25 का आसपास, तो वो अपलाइन छोड़ दिया। संजोग से उसके बाद मिस्टर ज्ञानचंद जैन और गुरुदेव डीएन मिश्रा सर से हमारी मुलाकात हुई और वहां से सफर सर शुरू हुआ। ये दो व्यक्ति हमारे जीवन में, हाँ, जगह तो दिए थे वो लोग। गौर से समझिएगा, जो 1.15 1.25 तक के जो अपलाइन थे वो मुझे जगह दिए थे, आरसीएम वर्ल्ड तक घुमवा दिए थे। 11 मई 2008 का वो घटना मुझे कभी नहीं भूल पाते हैं, जब आरसीएम वर्ल्ड को मैं विजिट किया था पहली बार और वो विजय दिवस मनाया जा रहा था। मैं अपने मर्जी से गया था। जब सेमिनार थे, जब स्टार्टअप होना था, तो वो बराबर कहते थे। तो दिसंबर 2007 को मैं पहला सेमिनार किया था और उस सेमिनार से मुझे लगा कि इस बिजनेस में बहुत कुछ है, मुझे जो चाहिए था यहीं से मिलेगा। और वो दो बुक को मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ी और वहां से सफर शुरू हुआ। अपलाइनों के माध्यम से जगाने का प्रक्रिया चला और चलते चलते बहुत सारे अपलाइन गए, बहुत सारे टीम के लोग आए, लेकिन अपलाइन में चुनिंदे लोग आपके पास जो होते हैं, आपको भटकने नहीं देते। भटकाव आएगा, लेकिन आप उनको फॉलो करें, उनकी बात को माने। हो सकता है कि आपको हमको नहीं समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं कि हर बात हमें समझ में आ जाए, और समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बात को समझने के लिए सालों साल लगते हैं। अगर एक रिसर्चर को एक बात एक दिन में समझ में आती, तो लाखों रिसर्च वो कर देता। एक रिसर्च में 10 साल 20 साल लग जाता, जीवन लग जाता, फिर भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होता सर। तो ये बात समझ में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ एक रिसर्च को दोबारा उसको चेक नहीं कर पाते कि हाँ ये हुआ कैसे था। जो रिसर्च करता है उसी के बस में होता है। तो ये खेल हमारे अपलाइन के माध्यम से चला, और जब ये सफर शुरू हुआ तो लोग जाते गए और लोग हमें मिलते गए। टीम के लोग भी मिले और अपलाइन भी मिले। अपलाइन में चुनिंदे हैं, अपलाइन हमारे पास लिमिट होते हैं, टीम बड़ी होती है। इसलिए अपलाइन को नहीं खोना है, ध्यान रखिएगा। अपलाइन को नहीं खोना है। बाप मतारी जैसे है, उससे दूसरा अपलाइन ही है। अब हो सकता है कि आपका ट्रेड अलग हो, कुछ लोग नए व्यक्ति आए हों। अगर आप अपने कैरियर को आरसी बिजनेस में धनी व्यक्ति के रूप में जाना चाहते हैं, तो पैसा के रूप में मार्केट में भी आप कमाते होंगे, लेकिन अगर धनी बनना है जिंदगी का, इस धरती का, तो उसके लिए मात्र एक प्लेटफॉर्म है आज के दौर में, आरसी बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको अमीर बनना है, पैसा दूसरी जगह मिल सकता है। पैसा गरीब खोजता है, पैसा का बात गरीब करता है, मालिक और अमीर नहीं करता है। अमीर प्रोजेक्ट खड़ा करता है, पैसा का लाइन लगता है उसके पास। गरीब आदमी 300 रुपया पे बात करेगा, 500 रुपये पे बात करेगा, महीने का 10,000 पे बात करेगा, महीने का 20,000 पे बात करेगा। उसको सैलरी ये अगर यहाँ 20,000 मिल रहा है, तो वो दूसरा जगह जाएगा और क्या करेगा, 25,000 पे चला जाएगा। तो वो नौकरी करने वाले, वो मजदूरी करने वाले, वो आम व्यक्ति का खेल है। वो 50,000 कमा के अमीर नहीं बनेगा। लाख रुपया कोई दे देगा अमीर बन जाएगा? लाख रुपया महीना अमीरी का परिचायक है क्या? नहीं है सर। आपको कितना भी आएगा, आपको मालिक का काम करना पड़ेगा अगर अमीर बनना चाहते हैं वास्तव में तो। और आरसीएम बिजनेस में अमीरी हर तरह का आता है। आप स्वास्थ्य से अमीर बने, आप पैसा से अमीर बने, आप व्यवहार से अमीर बने, आप सामाजिकता से अमीर बने, एक अच्छे इंसान से अमीर बने, एक रिकॉग्नाइजेशन हो जिससे अमीर बने। लोग आपको खोजे एक अच्छे चीजों के लिए। कोई मर्डर कर लेके आपको शूटर बना के खोजे, उस काम के लिए आप अमीर नहीं हैं। आपको से लोग समय ले कि सर आपके बात से हमारी जिंदगी बदल सकती है, आप आए यहाँ, हो सकता है कि हमारा कुछ व्यवस्था बदल जाए। हम उस अमीरी की बात करते हैं। एक अमीर आदमी करोड़ों कमा सकता है, लेकिन वो करोड़ों कमाने का रास्ता आपको नहीं दे सकता है। वो अरबपति हो सकता है, दूसरे को अरबपति नहीं बना सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति
जो 10,000 रुपए के लिए भटक रहा था नौकरी के लिए, वो दूसरे को लाखों रुपए कमाने का अवसर दे सकता है। हो सकता है वो 10,000 कमाए, लेकिन वो आपको लाखों का अवसर दे सकता है। हमारे मामा जी का इनकम आज मेरे से कम है, जो अपलाइन हमें स्टार्ट कराया उनका इनकम कम है। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा इनकम, हमारा जो जितने शब्द में बोला, मैं उनसे ज्यादा धनी में हूं, माध्यम वो थे। तो जो लाया है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रगल की बात करें तो सफलता सबको अच्छा लगता है। सचिन तेंदुलकर को हर लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, अरे देखो अपने बेटा को लोग बताते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस को नहीं बताते। उस प्रोसेस को समझना है। सबसे ज्यादा प्रोसेस सिंपल तरीका से अगर मैं बताऊं तो दिन भर का ट्रेनिंग हो सकता है। मैं टीम पे जब शुरू करता हूं 6 घंटा का ट्रेनिंग हमारा चलता है। मैं उस बात पे आज नहीं जाऊंगा, 6 घंटा हम लोग के पास नहीं है। हम आपको ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसका एक अपना सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को किसी भी हाल में फॉलो करना ही करना है। 4E का मैं पहले भी एक बार इस पे आया हूं, लेकिन वो प्रहलाद सर के माध्यम से बराबर बताया जाता होगा और बताया जाता है। 4E सब जगह लागू होता है। दुनिया में काम का सिद्धांत एक है, रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। काम का सिद्धांत हर जगह छोटे बड़े पार्ट्स मिलेंगे, चाहे वो कार की बात करें, साइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, चाहे हम अलग अलग चीजों की बात करें, वहां छोटा चीज भी है और बड़ा चीज भी है। काम का दुनिया में सिद्धांत एक है, स्पेयर अलग हो सकता है, उसके रॉ मटेरियल अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीजों से कोई बना नहीं आज तक। तो हम आप जो काम को कर रहे हैं इसका अपना रॉ मटेरियल है, इसका अपना यूएसबी है, इसको भटकने मत दीजिएगा। और हमारा जो यूएसबी है हमारे इस प्लान बुक में लिखा हुआ है सर। ये प्लान बुक आप देखिए आपके पास है। सबसे पहला इसका क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। और स्वास्थ्य से बाहर जाके इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते। स्वास्थ्य से जाके हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस है, यूएसबी हमारा स्वास्थ्य है, और यूएसबी को हम लेके ही चले। तो हम उस प्रोसेस को समझे कि हम इस बिजनेस में स्ट्रगल तभी कर पाएंगे जब हमारा सपना बड़ा होगा। व्हाई हम अपने स्वास्थ्य को क्यों ठीक रखना चाहते हैं? मेरा ये मानना है, और मैं लोगों को कहता हूं कि मैं 100 साल के पहले नहीं मर सकता अगर एक्सीडेंट ना हो तो। हेलो, यस सर, यस सर। 100 साल के पहले मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर एक कार है, कार को जितना दिन मेंटेन करिएगा, ये ब्रह्मा कुमारी में जाके मुझे पता चला कि ये शरीर एक कार है, इसको ड्राइवर चलाता है। और ड्राइवर गाड़ी कब छोड़ता है? जब कार खटारा हो जाता है। जब साइकिल आपकी खटारा हो जाती है, आप उसको कहते हैं अब नया खरीदना है। मोटरसाइकिल पुरानी हो जाती है, खटारा हो जाता है, तब आप उसको छोड़ देते हैं। आत्मा हमारा छोड़ देता है हमारे बॉडी को खटारा होने के बाद। हेलो, ये हमें ब्रह्मा कुमारी में एग्जैक्टली। मौका मिला। 1 साल आरसीएम के लिए, लोगों के लिए क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल आरसीएम बंद होना हमारे जीवन को समझिए कि यू टर्न लेना। ब्रह्मा कुमारी में भी मैं ज्ञान लिया था उसी 2011 और 12 में। 5 महीना जयपुर में रहने का मौका मिला, 14 दिन दिल्ली में रहने का मौका मिला, 11 दिन में पानी पे अनशन में था। हमारे सामने केजरीवाल साहब धरना किए थे, और अन्ना हजारे आज केजरीवाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोग के सामने साहिल जी उदाहरण में सर, और जो भी पुराने साथी है, उसी प्रोग्राम से केजरीवाल का क्लिक हुए थे, जो हम लोग के सामने हुआ था सर। तो वो सफर अपना था क्योंकि व्हाई बड़ा था। आप अपने व्यवस्था को, हमें तो लोगों ने कहा बंदी में कि हम कंपनी बना रहे हैं, आप पार्टनर बनो। आपको तो कंपनी ज्वाइन कराने वाले आते होंगे, हमें तो पार्टनर बनाने के लिए तैयार था। उस समय 50,000 रुपए का ऑफर देने वाले लोग थे। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, 2 रुपया चाय पीने के लिए नहीं था, मुझे तो पहले जाना चाहिए था। मैं पर्स में, मैं दिल्ली से आया था धरना से, पैसा नहीं था मेरे पास, 2 रुपए से चाय पीने के लिए नहीं थे। और किराए के मकान पे फैमिली रहता था, बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, और मकान मालिक कहता था कि पैसा नहीं दोगे तो घर पे बोल दिया था कि सामान फेंक देंगे। स्कूल से निकालने का बात आ गया था। मैं आया, मकान मालिक से बात किया, उनको टाइट किया, स्कूल में प्रिंसिपल से जाके मिला, उनको समझाया, तो वो भी नहीं निकाले, ये भी नहीं निकाले।
और मैं समय के पहले लोगों को पैसा दिया और वहां से मैं आगे का सफर किया। तो समय विपरीत आएगा, परीक्षा है ये। मैं कहा ना भगवान आके आपको चेक कराएगा। वो 1 साल लर्निंग फेज जो हमारे थे, जो पुराना स्ट्रगल को और मजबूत किया मुझे बड़ा बनने के लिए। कोई कंपनी का ऑफर दे रहा था, कोई 50,000 का पैकेज दे रहा था, अलग-अलग चीज आ रहे थे। लेकिन वो पैसा मुझे भटका देता। घर के लोग, माँ भी कहने लगी कि कोई काम कर लो, आरसीएम खुलेगा तो कर लेना। पत्नी कहती कैसे चलेगा? मैं कैलकुलेशन लोगों को बताता था। अरे हम अभी काम करने जाएंगे, मेरे पास कोई बड़ा एमबीए और इंजीनियर का डिग्री नहीं है, वकालत में नहीं किया, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अरे जाएंगे तो 10-12 हजार रुपए दे सकता है, कितना देगा? मेरे कुछ मित्र हैं अकाउंटेंट, सर जानते हैं, उनसे मैं कहा, उन्होंने कहा कि सर मिल जाएगा काम। मैं ट्राई किया, मैं काम करने के मूड में नहीं था, मैं ट्राई किया कितना का काम मुझे मिल सकता है मुजफ्फरपुर में। 10,000 का काम लास्ट था, उस समय लोग को 5,000 का काम मिलता था, मेरे लायक 10,000 का काम था। एक कदम था चांदनी चौक, जहां मैं हूं आज। एक कदम, मैं चांदनी चौक ही निकलता हूं तो कहीं जाता हूं, उसी जगह आज भी ट्रांसपोर्ट है। वो मैं जैसे जाता उस मंडी में मुझे काम मिल जाते। लेकिन मैं शहर से जो आया था, बड़ा करने के लिए आया था। जब आपको बड़ा करना होगा ना, तो ये चीज नहीं दिखेगा कि 10,000 अभी कमा लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कैमरा का जो फोकस है ना, वन टाइम में वन ही जगह रहता है, वो मल्टीपल नहीं होता है। और हमारे जिंदगी का, हमारे काम का, हमारे टाइम का, हमारे वो कैमरा है। जिस काम को आप करेंगे ना, वहां आप डाइवर्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो पैसा आपको देगा ना, वो अपने तरफ खींचेगा। और आप अगर कल्चर से बाहर हो गए, आपको कोई नहीं निकाल सकता, फिर उसका गुलाम हो गया। तो मैं अपने आप को आरसीएम के कल्चर में बना के रखा। 1 साल बंदी था, उस समय फेसबुक हम लोग को मौका था, उस समय ना व्हाट्सएप था, ना ही यूट्यूब का ज्यादा प्रचलन था। फेसबुक हम पहली बार लॉगिन किए थे सर के माध्यम से। जिस दिन आरसीएम बंद हुआ था, उस दिन सर हमारे साथ थे, मुजफ्फरपुर में ही थे। और उसी समय हम लोग फेसबुक बनाए थे, और फेसबुक से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। तो घर पे लैपटॉप से, टेक्नोलॉजी से मैं लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो लैपटॉप था उस समय मेरे पास। तो मैं लैपटॉप पे बैठा रहता था, फिर धरना में जाना हुआ, उसी से खबर होता था। कोई खबर नहीं करता था किसी को, जो फेसबुक से जुड़ा होता था उसको जानकारी मिल जाती थी। जो इसको नहीं है तो अपलाइन, तो उस समय कोई किसी को फोन ही नहीं करता। लेकिन उस समय भी मैं पोस्ट पेड सर पूरे साल अपने सिम को चलाया, पोस्ट पेड। और 1,200, 1,400, 1,500 रुपए में बिल दिया करता था। मैं अपने टीम से कनेक्ट में रहता था, और ये सफर लगातार चला। उस 12 में भटकाव हो सकते थे, नहीं भटके। अपलाइन जाते रहे, काम करते रहे, और मैं स्ट्रगल किया। मैं जीरो का जो बात किया था, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था 2010 में। ये आंख का पलक मेरा डाउन हुआ था, 4 महीना मैं बेड पे था, किसी से मैं बात नहीं करता था। और मैं रॉयल्टी उस समय 1.5 सालों में अचीव किया था सर। और 1.5 साल में कैसे, अगर ये नहीं बताऊं तो बेईमानी हो जाएगी कि 1.5 साल में कैसे। उस समय जब बिजनेस को मैं ज्वाइन किया था, तो बिजनेस ज्वाइन कर हो चुकी थी, मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था। मैंने भाई के लिए गैस चूल्हा का दुकान किया था। मैं बराबर लोगों को कहता हूँ कि लास्ट टाइम मेरा गैस चूल्हा का दुकान का काम था। यस, तो मैं भाई के लिए गैस चूल्हा का दुकान किया था, अपने लिए नहीं किया था। वो 4 महीना में दुकान छोड़ के चला गया, मैं बड़ा आधा में पड़ गया। मैं ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था, 15 दिन में दुकान भी चलाया और नौकरी भी किया। फिर डिसीजन लिया, आरसीएम में मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। अगर मैं नौकरी करता रहूंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नौकरी में टाइम देना है, और मैं काम के प्रति ईमानदार रहा। जो पैसा मुझे देता है, मैं ईमानदारी से उसका काम करता हूँ। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा है कि यहाँ डिसीजन लिया और मैं आ गया दुकान पे, दुकान को चलाने लगा फुल टाइम। मैं जरूरत होता था दुकान का शटर बंद करता था। कब मुझे पता चला कि ये बिजनेस पार्ट टाइम का है। शुरुआत इस बिजनेस में तब तक आपको पार्ट टाइम ही करना है, जब तक पुराने कामों से पैसा यहाँ ज्यादा ना आ जाए। ये ध्यान रखना है। अब ये मतलब नहीं कि आप पुराने कामों से 10 साल में आप दिन को काटते रहे, 15 साल आप गुजार दे, नहीं। एक टाइम पीरियड करे, बिजनेस के गति के साथ चले, बिजनेस के गाड़ी पे चले। मैंने क्या किया, पार्ट टाइम, मुझे पता चला कि पार्ट टाइम का खाली टाइम का उपयोग करना है, मैंने करना शुरू किया। मैं रात को 8 बजे के बाद, मेरे पास एक टूटा फूटा साइकिल था सर, उस साइकिल से मैं चलता था।
साइकिल का सफर था और साइकिल से मैं 8 बजे रात के बाद, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंडा हो, 8 बजे रात के मैं चलता था। उस समय भी 8 बजे कोई ना कोई दुकान पे आता था और भटकाता था। जैसे सेमिनार होता होगा ना, नए जो व्यक्ति है जिनका डेडिकेशन नहीं है, उनको उस समय काम आ जाता है और उस काम में भटक जाते हैं। मुझे भी 3 दिन ये चक्कर आया। मैं किसी को टाइम दिया था, जब दिन में शाम तक कस्टमर नहीं थे और जब मैं निकलने वाला होता था, जब शटर गिराने का टाइम आता था, तो एक कस्टमर आ जाता था। तो मेरे को भी लो हो जाता था कि एक कस्टमर को डील कर लूंगा तो 20, 30, 40, 50 रुपए आ जाएगा उस समय। और उस समय जो जिस समय मैं लगभग 8 में जब काम कर रहा था ग्राउंड लेवल पे, तो स्वाभाविक है कि 20, 30, 40, 50 रुपए बहुत था उस समय। और मैं 3 दिन ये सफर चला। 3 दिन के बाद एक दिन मैं एनालिसिस किया। मैं जब काम करता हूँ, जब मेरा काम रुकता है, तो मैं उसको बड़ा अपने गलतियों को, आज रिकॉर्डिंग में मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैंने आज गलती क्या किया, मैं उसको खोजूंगा और उस पर काम करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अपनी गलती को आप खुद चेक कर सकते हैं, दूसरा बताता है तो ईगो आ जाता है। तो 3 दिन के बाद मैं एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद लगा कि अरे ये तो परीक्षा चल रहा है। चौथा दिन मैंने डेडलाइन बनाया, 7:55 में मैं शटर गिराऊंगा। कितना बड़ा कस्टमर आ जाएगा मैं उसको डील नहीं करूंगा। और मैं करना शुरू किया। कुछ लोग आए हमारे पुराने कस्टमर, वो कहे कि सर हमारा गैस भर दीजिए, हमारा चूल्हा ठीक कर दीजिए। हम कहे मेरा टाइम ऑफ हो गया, मैंने किसी को टाइम दिया हो तो नहीं, हम कहाँ जाए, हम आपके यहाँ ही रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसा नहीं है, मेरे से ले लो भाई। मैं ऐसा कई एक बार कर चुका था कि कस्टमर के पास पैसे नहीं थे, मेरे लॉयल कस्टमर थे, और उनको 100 रुपया दिया कि आप जाके दूसरे से गैस भरवा लो। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं उस टाइम को मिस नहीं किया, क्योंकि मैं किसी को टाइम दिया था। दिन में दुकान पे रहता था, किताब पढ़ता था। उस समय ऑडियो का साधन था। मैं सतीश जी पंडित को खूब सुना, मुकेश जी कोठारी को खूब सुना, सुरेंद्र वत्स साहब को खूब सुना। कितना बार सुना मुझे याद नहीं। एक कैसेट ये बराबर अशोक जी पंडित का है, निर्णय की ताकत। एक निर्णय आपको बड़ा लेवल पे ले जा सकता है। वो 100 बार सुना, 1000 बार सुना, मुझे नहीं पता। मैं लगातार सुना और आप भी सुनिएगा जरूर। और वो डिसीजन मैं पहले से लेके आया था। मैं कहा ना, संस्कार ऐसा मिला था कि जो चीज लोग बताते थे मैं उस पर 100% नहीं चलता था, लेकिन 50%, 70% मैं उस रास्ते पे चल ही रहा था। तो वो जब किसी का सुनता था तो और ज्यादा हिट करता था और हमारा पक्का हो जाता था। तो वो सफर चला कि मैं एक डिसीजन लिया कि अब अपने को दुकान को 8 बजे से ज्यादा नहीं चलाना है, चाहे सफर कितना बड़ा पैसा का उस समय आ जाए। ये हमने डिसीजन किया। उसका डिसीजन का नतीजा रहा कि ये पार्ट टाइम चलता रहा। फिर सप्ताह में मैं काम बढ़ा, लगा कि अब तो दुकान को एक दिन बंद करना शुरू किया और दुकान बंद किया। सप्ताह में एक दिन, सेमिनार के दिन मैं दुकान नहीं खोलता था। एकदम कंप्लीट होता था कि खोलना ही नहीं है दुकान, क्योंकि खोलूंगा तो फंसूंगा, और फंसूंगा तो वो टारगेट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो 10, 15, 20 हजार रुपया है। लगन में 20,000 होता था, अंधेरा में 15,000, 10,000 के आसपास में गैस चूल्हा भी मुझे देता था। और इससे जिंदगी जाने वाली नहीं। इस काम के लिए तो मैं आया नहीं। मुझे लगातार याद है कि मैं गांव से क्यों आया था। परसों ही हमारी बात हो रही थी हमारे बच्चे से। वो कुछ दोस्त सब में फोन उनमें लगा था, मैं कॉल किया। कभी भी उसका चेक करके मैं कॉल करता हूँ। जयपुर वाला जो IIT की तैयारी कर रहा है, तो वो फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं कहा किससे होते, तो ऐसे क्यों, तुमको अभी हमने कहा कि सिम बंद करो, सारा करो, तुम्हारा 8 महीने का टाइम है। 8 महीना तुम्हारा टाइम बचा हुआ है, तुम अगर टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा। तो ये टाइम इंपॉर्टेंस हमें है कि हम उस दिन दूसरे कामों को ना करें, उलझे नहीं। हम जिस काम के लिए आए हमें याद होना चाहिए। और अगर आपको आपका टारगेट याद होगा तो आप भटकेंगे नहीं। कोई नहीं भटका सकता, क्योंकि टारगेट अगर बड़ा है आपका तो वो कौन कराएगा। 10-20 हजार थोड़ी करा देगा। अरे कोई 50,000 रुपया तक कमवा सकता है। हमें 50,000 बहुत लगता है आम व्यक्ति को। हम टारगेट को छोटा बना लेते हैं, 50,000 को बड़ा बना लेते हैं और भटक जाते हैं। और जो 50,000 देगा वो हराम का थोड़ी देगा। वो तो टाइम लेगा ना, हमारा ज्ञान भी लेगा, हमारा ऊर्जा भी लेगा और सब लेके चला जाएगा। तो फिर हम करेंगे कैसे।
तो हम उस टाइम को लिमिट करना शुरू किए और ये सफर 1.5 साल में मुझे रॉयल्टी पे लेके आया। 1.5 साल में सफर, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मिश्रा सर और ज्ञान सर का रहा। उसके बाद गोनिका सर से हमारी परिचय हुई। उसी से अब जिम्मेवारी की जो बात हुई 2013 से मैं नहीं कर रहा हूँ, 2010 से ही मुजफ्फरपुर का होस्टिंग मेरे पास है। 1,25,000 का बिजनेस था, तो मिश्रा सर आए थे, वहां सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि सर मिश्रा, एक काउंसलिंग चल रहा था गोनिका सर का, जिसमें मैं एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कोना में बैठा हुआ था और वो नोट करा रहे थे लीडर लोगों को। उन्होंने कहा बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप भी नोट कर लीजिए और आप डाटा में चेक करिएगा सभी लीडर, कि वो कहे कि पहला डिलीवरी सिस्टम है। अगर आपके बिजनेस में डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने कहा सर्विस, अगर सर्विस आपका अच्छा होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तीसरा ट्रेनिंग, सेमिनार। और मैंने तीनों नोट किया था उस दिन और आया था, तो मैं चेक किया अपने बिजनेस में, तो लगा कि मुजफ्फरपुर में डिलीवरी सिस्टम तो है, डिपो है, पिकअप सेंटर है, सर्विस मैं देता हूं या सर लोगों के माध्यम से मिल जाती है, यहाँ सेमिनार ट्रेनिंग नहीं चल रहा, तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। और तीनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया था। और मैं, सर जब आए, सर से हमने कहा, सर एक ही बात बोले कि यहाँ जो लीडर है वो मैनेज नहीं करता है, तो हम कहे कि हम करेंगे। तो हंसते हुए कहे तुम्हारा क्या औकात है। आज सर सुन रहे हैं, सर से आप पूछिएगा, वो बताएंगे। हमने कहा कि सर औकात तो नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। और कल भी टेक्निकल एनओ का मीटिंग चल रहा था कि मुझे अगर एनिवर्सरी का अगर चार्ज मिल जाए ना, तो आज हिम्मत रखते हैं करने का। कोर टीम कर रही है, सौभाग्य है कि इतना बड़ा समझदार और मैनेजमेंट बड़ा टीम के साथ हम लोग काम करते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज को करते हैं। लेकिन मुझे अगर जिम्मेवारी मिले कि रंजीत तुमको कराना है, तो मैं ना नहीं कर सकता हूं। अवसर मिले तो ना नहीं कहिएगा, जिम्मेवारी तो लेना पड़ता है, देता कोई नहीं है। जिम्मेवारी लेना पड़ता है, देता नहीं है कोई। आप जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तब लोग आप पे फेथ करेंगे। लोग कहता है हम पे विश्वास करके देखिए, अरे कैसे करेगा, आप खरा उतरते ही नहीं हो, आप पे कौन विश्वास करेगा। आपको जो काम मिल रहा है, पहले आप उसको 100 नहीं 200% आप पूरा करिए, छोटा छोटा काम। पिछला एनिवर्सरी में आप गए होइएगा फिजिकल में, तो वीआईपी गेट पे मुझे अवसर मिला था ड्यूटी देने का। पूरा कोर टीम हड़कंप मच गया, पूरा मैनेजमेंट टीम हड़कंप मच गया। मैंने एक को पास, बिना पास का एंट्री नहीं होने दिया था। जाके अंदर कहा लोग, पहला कदम सर के चार्ज में था वो वीआईपी गेट, पूरा एंट्री गेट त्यागराज का, किसको खड़ा कर दिया, वो एंट्री नहीं होने देता है। सब कोर्ट पहचानते हैं हमको, अरे वो तो किसी को एंट्री नहीं होने देता है। अरे हमें काम मिला, ड्यूटी मिला, पास दिखाना है, पास दिखाओ, जाओ आप वीआईपी हो, मैं क्यों आपको नहीं जाने दूं, मेरा क्या औकात है। तो जो काम मिले उसको, मतलब आपको झाड़ू मारने का काम मिले ना, झाड़ू ईमानदारी से मारिए। सफाई का काम मिले, मोदी जी तो झाड़ू और सफाई ही करते थे, आज प्राइम मिनिस्टर है सर, उनका स्टोरी जाकर पता करिए। हम पहले ही कुर्सी चाहिए वीआईपी, हम गए तो हमको वीआईपी का कुर्सी क्यों नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा, लिख लीजिए आज। अगर पहले दिन से वीआईपी कुर्सी का आशा पे है ना, नहीं मिलेगा सर। पहले हम पिक्चरों में भी देखे हैं कि अच्छा अच्छा जो मालिक होता था ना, बेटा को कहता था लेबर के साथ जाके काम करो। पिक्चर बहुत अच्छा हमें उदाहरण दिया है। पिक्चर में आप हीरोइन को का डांस देखते हैं, या बॉक्सिंग देखते हैं, या जोकर को देखते हैं, या उसके सही कामों को देखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें हजारों कंटेंट होते हैं, अब आप क्या लेके आते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सर को कहा कि सर हम प्रयास करेंगे, और हमने प्रयास किया, और उसका सफर आज तक चल रहा है। आज बंदी के पहले तक मैंने किया, लास्ट मीटिंग तक किया, उसके बाद चालू हुआ। मैंने हिम्मत जुटाया, बहुत सारे स्ट्रगल हुए, बहुत सारे पॉकेट से पैसे लगे, मैंने कभी उफ तक नहीं किया। मैंने अपलाइन को लॉस का हिसाब मैं कभी नहीं देता, प्रॉफिट का हिसाब अपलाइन के पास जाता है, लॉस का हिसाब मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि बिजनेस हमारा है, बिजनेस हमें खड़ा करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन आ जाए, अपलाइन मेरे पास आके अगर वो मीटिंग देते हैं, तो हमारे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं। मैं इसको यही समझता हूँ, भगवान का वरदान है कि अपलाइन हमारे आज बिजनेस को बढ़ाने आया। अगर वो ना आए, रंजीत कुमार के साथ सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग उनके टीम में, वो जहां जाएगा उसका बिजनेस होगा।
यही क्यों? हम सोचते हैं ना हम बिजनेस करेंगे, क्यों नहीं आएंगे? अरे उनका बिजनेस होता है। अरे उनका कहीं बिजनेस हो जाएगा, वो जिसको पकड़ेंगे उनके पास हुनर है। अरे एक मोटरसाइकिल का मिस्त्री यही मोटरसाइकिल क्यों बनाए? दूसरा भी बना सकता है, उसके पास हुनर है। तीसरा भी बना सकता है, चौथा भी बना सकता है। अरे उसका प्यार है कि आपका गाड़ी जल्दी बना के दे देता है। तो अपलाइन वैसे हैं मिस्त्री जो जिस इंजन को छू दे, जिस इंजन को सही से बना दे, वो आगे निकल जाएगा। और हमने अच्छा बनने का प्रयास किया और उसका नतीजा रहा कि मैं जब अपलाइन को कहता हूं वो कभी मना नहीं करते। आज इस परिस्थिति में मैं मिश्रा सर को कह दूं ना, वो मना नहीं करेंगे, मैं उनको कहता ही नहीं हूं। और अपलाइनों का उपयोग औजार की तरह करना है। छोटे औजार से काम चल जाए तो बड़ा औजार का उपयोग नहीं करना है। हेलो, लिख लीजिए सर, छोटे औजार से काम चल जाए तो बड़ा औजार का उपयोग नहीं करना है। बड़ा औजार दिखाने का होता है। परमाणु बम दुनिया में सिर्फ इसलिए लोग डरते हैं परमाणु बम से कि उसके पास परमाणु बम है। हिरोशिमा के बाद यूज नहीं हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यूज नहीं हुआ। लेकिन जिस देश के पास परमाणु बम है, आज अगर इसके पास होता ना, यूक्रेन के पास, तो अमेरिका इतना ड्रामा नहीं करता। उसको बैक सपोर्ट में से आगे रखे हुए है और रूस उसको इतना तहलका मचा के रखे हुए, बर्बाद कर दिया, खाक हो गया। परमाणु बम यूज करने के लिए नहीं है, परमाणु बम अपने औकात को दिखाने के लिए। अपलाइन में से भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे परमाणु बम है उनका उपयोग नहीं किया जाता है। आपको छोटे छोटे औजार आपको मिल जाएंगे जो आपको उपयोग करना है और उसका सही उपयोग करके आप रिजल्ट लेते जाएंगे। सीधा समझ जाइए, अपलाइन हमारा जो सहयोगी है, हम जो हमारे गाइडर हैं, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा नजरिया खराब है जो हम उनको गलत दिशा में देखते हैं। हम कहे ना कि हमारे जैसे आपके सारे लोग, हम ही क्यों, मुजफ्फरपुर तो बहुत सारे लोग थे। हम खरा उतर रहे थे, आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर अपलाइन से आप एक्सपेक्ट ज्यादा रखते हैं, आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर आप खरा नहीं उतर रहे हैं, नहीं होगा सर। इस बात को सीधा समझना है। अपलाइन से कोई शिकायत नहीं रखिए, आभार उनका व्यक्त करिए। अपने माता पिता का आभार कीजिए, परमात्मा का आभार कीजिए कि वो आपको अवसर दिए। तो ये सफर हमने कहा, सर ने कहा कि तुम्हारा औकात, मैंने कहा, और उन्होंने ट्रस्ट किया और वो सफर चला। 13 से भी हमने काम शुरू किया, मीटिंग सिस्टम हुआ। बिहार में 2 स्पॉट ही काम शुरू हुआ, पटना और मुजफ्फरपुर, 2 ही सेमिनार हुआ। आज बिहार के उत्तरी बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट खड़ा हुए हैं, मुजफ्फरपुर से ही हुए हैं। RCM 2 में हर जगह के लीडर 4-5 लोग आते थे। जब हमारी बात होती है साहिल जिसे मैं कहता हूं कि यहाँ भेजिए मुजफ्फरपुर में लोगों को, शकील सर से बात होती है, हम कहे भेजिए लोगों को मुजफ्फरपुर में। अरे मुजफ्फरपुर से दूसरा टीम खड़ा हो गया, आप तो हमारे खास भाई हो, अरे आप भेजो किसी को। आज कितने कोर स्पॉट बन गए सिर्फ मुजफ्फरपुर के ऊर्जा से। बस एक ये था। और आज इंडिया के कोई भी टीम आ जाए, यहाँ बिजनेस करके जाएगा। आपका जितने भी साथी हैं, अगर आपका मुजफ्फरपुर में बिजनेस नहीं चल रहा है, लिस्ट निकालिए, आइए। बहुत शानदार माहौल है, हर कदम हर चौराहा पे वंडरवल क्विक है, वंडरवल है, एक अच्छा माहौल है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉल करो, ऐसे दिक्कत होगी नहीं आपको। लेकिन आपको बिना स्वार्थ का सपोर्ट मिल जाएगा। आपको इतना अच्छा माहौल यहाँ है कि बिजनेस इस, आप माहौल चेक करना है ना, जाइए वंडरवल क्विक चेक करिए कितना है, पीयूसी चेक कीजिए कितना है। वंडरवल क्विक और वंडरवल खाली चेक कीजिएगा मुजफ्फरपुर में, आपको मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट का औकात पता चल जाएगा सर। किसी डिस्ट्रिक्ट का औकात चेक करना है, 2 चीज से चेक कर सकते हैं। इतना अच्छा माहौल है। बस आपको सिस्टम को खड़ा करना है, सिस्टम आपको खड़ा कर देगा। हमने सिस्टम को खड़ा करने का प्रयास किया था, अपने को खड़ा करने का प्रयास नहीं किया था। और आज हमारा भी बिजनेस चल रहा है। आज हमारा बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार स्टेबल है। मैं अपने पिन पे विश्वास नहीं रखता हूं, अपने इनकम पे विश्वास रखता हूं। और जिस पिन पे मैं हूं, उस पिन का मैं इनकम उठाता हूं। पिन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए उसका। और ये सफर है सर, इस सफर को लगातार जिए, लगातार आगे बढ़िए, बेसिक को नहीं भूलिएगा। 3 बात लास्ट में कहूंगा, समय ज्यादा हो चुका है, मैं समय नहीं लूंगा। ये
दूसरे दिन और बातों पे हम चर्चा करेंगे। 3 बात ध्यान रखिएगा इस बिजनेस में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं यूएसबी बताया, हेल्थ है। हेल्थ के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। हम प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं है, हम हेल्थ प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता तो टीसी सर के उस संडे का 2-3 संडे पहले उन्होंने कहा है कि मैं सरसों तेल भी बेचता, मैं सोया ऑयल भी बेचता, लेकिन हेल्थ गार्ड ही बेचता हूं। और कभी नहीं आएगा सरसों तेल। रेट की अगर बात आती है, आज 222 रुपया, 225 रुपया, जो भी अलग अलग जगह कुछ कारण से रेट अगर है अलग, तो आपको चेक करना है क्या सपोला का रेट गिरा है क्या? नहीं गिरा है। हम जो लोग के पास जाते हैं ना, हमारा कैटेगरी डाउनग्रेड का होता है, वो पाम ऑयल यूज करने वाले हैं, वो रिफाइन यूज करने वाले हैं, वो घटिया 12 रुपए के व्हाइट ऑयल में केमिकल डाल के यूज करने वाले हैं। अरे जहर देने वाला आपको कई रुपए में दे सकता है। आप इस मानक को समझो कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आप गरीब आदमी के यहाँ भी जाते हैं तो वहां भी रेट की चर्चा ना करें, हेल्थ ही चर्चा करे, उसको समझाए कितना ज्यादा हेल्थ का समझ है। अगर आपको नहीं समझ है तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। दूसरा, पिंक पिन क्लब को अगर आरसीएम जिसको करना है, टीसी सर बराबर कहते हो ना, मैं भी आपको यही बात कहूंगा। आज मेरे पास स्लाइड है, लेकिन आज मैं स्लाइड कुछ जो स्लाइड है मैं आज नहीं करूंगा, अगले दिन मैं करूंगा कि हाँ उन चीजों के आसपास ही रहना है। क्योंकि टाइम आपका ज्यादा हो चुका है, टाइम में ज्यादा लूंगा नहीं क्योंकि काम का टाइम है। लेकिन ये बात समझना है कि मैं 3 टॉपिक जो बता रहा हूं उसको अगर उतार लीजिएगा। हेल्थ दूसरे को समझाने के पहले आपको हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आपको अगर जरूरत है वेट कम करने के लिए तो काम करिए उस पर। अगर वजन आपका नहीं कम कर रहा तो करिए पहले। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो पहले उसको ठीक करिए, आप दूसरे को ठीक करने मत जाइए। 100% प्रोडक्ट पे आइए। हमारा बेसिक जो कहता है 6 बेसिक में सबसे पहला पार्ट यही है। अगर उसको नहीं करिएगा, आरसीएम के प्रोडक्ट दवाई का से कई गुना ज्यादा है। आज लोगों के पास, हमारे कुछ मित्र हैं जिनका भाई एमबीबीएस है, वो कह रहे हैं कि अब दवा काम, हायर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा सर। अब दवा नहीं काम कर रहा है, न्यूट्रिशन काम करेगा, अच्छे प्रोडक्ट शरीर पे काम करेंगे, नहीं थक गया। तो हमें हेल्थ पे काम करना है। आरसीएम के प्रोडक्टों को पहले हम खुद यूज करें, हेल्थ बेनिफिट लें, आप ये सिस्टमेटिक रहें। पहला बेनिफिट हेल्थ है। दूसरा बचत। आप हेल्थ को ठीक करें, अपना बचत करें, और तब लोगों को ये दोनों काम करवाने जाए। अगर बड़ा इनकम चाहिए तो आप लोगों के हेल्थ के लिए काम करें, लोगों को कोऑपरेट करें। आप सिर्फ जाके प्रोडक्ट नहीं बेचे, आप पुश सेलिंग नहीं करें, पूल सेलिंग करें। लगातार टीसी सर बोलते हैं पुश सेलिंग है कि हम जाकर प्रोडक्ट बेच लिए, टारगेट पूरा करना है कर लिए। नहीं, हम अगर एक सप्ताह हमें सेलिंग में चैलेंज आ सकता है, जैसे आज से अगर आप शुरू करेंगे 1 वीक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नो डाउट। लेकिन 1 वीक में जो आप लोगों को कोऑपरेट किए, लोगों को आपने हेल्थ के प्रति टिप्स दिया, लोगों को आपने जो समझाया है, अगले सप्ताह से आपको ऑर्डर अच्छा मिलेगा। लेकिन ये निरंतरता से मिलेगा, लगातार करने से सर मिलेगा। आज किए 2 दिन किए सर कोई लेता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अरे आप गए प्रोडक्ट बेचने, आपको उसका कुछ भी पता ही नहीं, ना मार्केट का रेट पता है आपको आपके प्रोडक्टों का, ना आपको उसका वेट पता है, नहीं आपको उसका क्वालिटी पता है, कैसे आप बेचेंगे? तो रेट, वेट, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने समय ये देख लेना है। और इंडिया में नेटवर्क बिजनेस का तो बात ही छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल बड़ी से बड़ी कंपनी, सस्ता देने वाली कंपनी आरसीएम के प्रोडक्टों के आसपास नहीं भटकती। ट्रेडिशनल की मैं बात कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस में तो कई गुना ज्यादा है, वो तो बात ही नहीं करना है। वो तो एक चीज ऐड कर देगा, 5,000 प्रोडक्ट बेच लेगा। यूजलेस प्रोडक्ट उसके हैं, नो यूजफुल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को परिभाषित करने वाली पूरी दुनिया में मात्र एक कंपनी है जिसका नाम है आरती बिजनेस। मात्र एक, जिसने पैदा किया ना डायरेक्ट सेलिंग को, वो भी उस पर नहीं चलता। हाँ अपने देश में चलता होगा, नो डाउट, वो अपने देश में चलता होगा, लेकिन बेसिक चीजों पे वो भी नहीं चलता। वो कुछ सेक्टर को करता है, न्यूट्रिशन को करता है, ब्यूटिशियन को करता है, बाकी खत्म। और ब्यूटिशियन आदमी का कोई परिचायक नहीं है, पहले उसकी बेसिक चीज है।
और बेसिक चीज में अगर वो पैसा बचा लेना आम आदमी, खास आदमी तो वो हायर है, वो तो किसी भी रेट में खरीद लेगा, और लोअर आदमी तो कहीं भी रोड पे सो जाएगा। लेकिन बीच वाले फंसते हैं सर, और बीच वाले का संख्या ज्यादा है। तो हमारा कस्टमर बीच वाला है, न सबसे नीचे वाला न सबसे ऊपर वाला। ऊपर वाला मिलता है माल बेच लीजिए, वो डायरेक्ट सेलर नहीं बनेगा। नीचे वाला मिलता है सबसे 20% नीचे वाला, सबसे वो आपका कस्टमर है, आप उसको माल बेच लीजिए। सबसे ऊपर वाला 20% उसको माल बेच लीजिए। 60% जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कोई आज करेगा, कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, कोई तरसों करेगा। 20 साल हमारे सरकार को समझ में नहीं आया। 96 में बिजनेस यहाँ रनिंग सही तरीका से शुरू हुआ, और 2016 में तो गाइडलाइन आया, वो भी लगने के बाद, और गाइडलाइन के बाद 5 साल के बाद तो बिल पास हुआ। तो 25 साल तो हमारे यहाँ के विद्वान लोगों को समझने में लगा है। हम आम आदमी को आसान तरीका से समझाना चाहते हैं। आईएएस आईपीएस एक एक तिस्मार खा लोग बैठा हुआ था और बिजनेस को नहीं समझ पा रहा। ये सपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए अभी 25 साल में भी आपको कानून मिल गया है, नहीं तो नहीं मिलता। तो हमें लोगों को अपने बिहेव, अपने विचार, अपने रिजल्ट से लेके जाना है। हम रिजल्ट को कह के नहीं ले, करके ले। रिजल्ट लेने के लिए अगर कहना है, लगाइए बोर्ड, A4 पेपर लीजिए, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है, अपने टारगेट को लिखिए और वहां उसको एक माहौल के रूप में देखिए डेली। ये हमारा टारगेट है, ये हमें चाहिए। एक टॉप टारगेट लिखिए, मिडिल टारगेट लिखिए और शॉर्ट टारगेट लिखिए, और महीने का टारगेट सेट कीजिए और उसके आधार पर काम कीजिए। तो पहला टारगेट को पूरा करने में आपको क्या है, पहला हेल्थ यूएसबी आपका है, दूसरा क्या है, बचत आपका खुद, और फिर उसी का डुप्लीकेट करिए। जो आपने किया उसका डुप्लीकेट करिए, और वहां से जो टीम बनेगा, वहां से जो टीम बनेगा वो एक राइट आपको इंफॉर्मेशन देगा, राइट रिजल्ट देगा। 1 वीक आप जब फील्ड में जाएंगे, 1 वीक जाने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, अगले वीक से पहला वीक नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उसमें भी दूसरे वीक में तब मिलेगा जब आप नॉलेज लेके जाएंगे। अगर नॉलेज लेके नहीं जाएंगे तो दूसरे वीक में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा सर। लोगों को तो 5 साल में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सेल नहीं कर पाते हैं। 2,500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, 500 होगा। क्यों भाई? आपके घर में सामान नहीं आता है, आपको आरसीओ का प्रोडक्ट नहीं समझ में।